वर्ष 2019 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन ये आंकड़ा 40 पर ही आकर रुक जाता है। आज 2019 के चुनाव की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर अभी तक हरियाणा में सत्ता पर काबिज रही है, सरकार चला रही है, लेकिन सरकार की राहें अब मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ रही हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर जीत नसीब होती है। इसके साथ साथ ही महज 10 महीने पुरानी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके हरियाणा में सरकार बना ली जाती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही यहां पर जननायक जनता पार्टी से दूरियां बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हाईकमान करती हुई नजर आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को सीट शेयरिंग मामले पर नाखुश करते हुए गठबंधन को तोड़ दिया जाता है। ऐसे में जननायक जनता पार्टी के तमाम 10 विधायकों के समर्थन छोड़ते ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें ये आ खड़ी हुई कि आखिरकार सरकार को कैसे बचाया जाए। 7 निर्दलीय विधायकों में से 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लिया गया, उसके बाद 3 निर्दलीय विधायक छोड़कर के कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे देते हैं, 2 विधायक इस्तीफा दे देते हैं, जबकि 1 विधायक का आकस्मिक निधन हो जाता है। इसके बाद हरियाणा में नायब सिंह सैनी जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने ये चुनौतियां खड़ी हुई है कि सरकार को कैसे बचाया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांग चुके हैं। अब हरियाणा में कुछ बड़ा होने वाला है क्या हरियाणा में विधानसभा के चुनाव से पहले ही यहां पर बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2020-21 में हुए किसान आंदोलन की छाप 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली और संपूर्ण हरियाणा में करीब 6 से 7% का मतदान देखने को मिला। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, किस तरीके से देखते हैं किसानों की नाराजगी, जननायक जनता पार्टी का दूर हो जाना? क्या बीजेपी ने सत्ता के लोभ में, सत्ता के लालच में आते आते यहाँ पर चुनाव के नजदीक कुछ गलत फैसले ले लिए हैं? बिल्कुल दिनेश, देखिए इस बात में अब कोई दोहराई नजर नहीं आ रही है। आप अगर गौर करेंगे और कहीं ना कहीं आपने भी इस बात का जिक्र किया कि 2020-21 में जो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में, केंद्रीय राजधानी दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ था, उस आग की जो लपटें थी वो अब तक हरियाणा में यहाँ छाप छोड़ती नजर आ रही है और उसका असर देखने को भी मिला। जिक्र किया आपने यहाँ पर हरियाणा के लोकसभा चुनावों पर, बीते यहाँ 25 मई को मतदान हुआ और पिछले चुनावों की तुलना में प्रदेश में लगभग 7 से 8% मतदान कम रहा पिछले चुनावों की तुलना में। इसके अलावा यहाँ पर महज 4 यहाँ विधानसभाएं हरियाणा की ऐसी रही जहां 70% मतदान का जो आंकड़ा है वो छू पाया। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मतदान कम होना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस बात से कोई भी अब शायद ही परिचित ना हो कि प्रदेश में मजबूत एंटी इनकम्बेंसी, और उसका कारण है बीते 9.5 साल में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार चली है। लोग लगातार, विपक्ष लगातार, हरियाणा में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने से पहले का वो भाषण सुनाते हैं कि मैं यहाँ पर किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, मैं यहाँ पर किसानों के लिए आया हूँ, किसानों ने मुझे बुलाया। ये तमाम जो बयान उस वक्त, जो तमाम भाषण उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे, उन तमाम भाषणों को अब विपक्ष आगे ला रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर कि कहां है वो दोगुनी आय दोगुनी किसानों की क्यों नहीं हुई, क्यों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे थे और इस साल की 13 फरवरी को फिर से किसानों ने अपना दिल्ली कूच क्यों किया था। तो कुल मिलाकर के कई ऐसे मुद्दे हैं दिनेश जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। अक्षय, यदि कुछ सीटों पर यहाँ पर झटका लगा लोकसभा चुनाव में, जैसे कि तमाम आंकड़े निकल कर के आ रहे हैं कि लड़ाई बिल्कुल कांटे की देखी जा रही है, यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, या यूं कहें कि संपूर्ण विपक्ष बराबर छूटता है यहाँ पर लोकसभा चुनाव के नतीजों में, तो क्या विधानसभा यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी के हाथ से? देखिए, अगर इस आधार पर देखा जाए तो बिल्कुल जा रही है और देश 2 चीजें मुझे लगता है महत्वपूर्ण हो जाती है। आप अगर देखेंगे भारत में आमतौर पर एक संसदीय क्षेत्र के अंदर हमें 6 से 7 विधानसभाएं देखने को मिलती है, लेकिन वहीं अगर आप हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा में आपको एक संसदीय क्षेत्र, एक लोकसभा के अंतर्गत लगभग 8 से 9 विधानसभाएं देखने को मिलती है। और आपने जिक्र यहाँ पर किया है कि कुछ लोकसभा सीटों को अगर झटका लगता है, 14-19 में भाजपा ने 10-10 जो प्रदेश की तमाम यानी सभी लोकसभा सीटें हैं वो जरूर जीती थी, लेकिन अब की बार अगर 4 से 5 सीटों तक का अगर नुकसान यहाँ पर हो जाता है भारतीय जनता पार्टी को, तो निश्चित तौर पर हरियाणा विधानसभा में जो 40 सीटें अब की बार मिली थी, 2019 में मिली थी, उन्हें छूना भी, उस आंकड़े को छूना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की राहें बिल्कुल भी
मुश्किल यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रही है, आसान बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं एक और चीज दिनेश मुझे लगता है अहम यहाँ पर ये हो जाती है कि बीजेपी के खिलाफ प्रदेश में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को विपक्ष किस तरीके से बुना पाता है। आप देखिए यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी हो गई, चाहे किसान आंदोलन होगा या यूपी की कैसरगंज सीट से सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह जो डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष थे, उन पर जो महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उस मामले को चलते भी भाजपा घिरी थी प्रदेश में। तो ये जो मुद्दे हैं तमाम ये विपक्ष के लिए अवसर है। अब इन अवसरों को विपक्ष किस तरीके से बुना पाता है ये कहीं ना कहीं सरकार जिस पाले में जाएगी वो निर्णायक हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत निर्णायक हो जाएगा ये कहीं ना कहीं चुनाव, क्योंकि 2019 में जिस तरीके से जीत हासिल करके जोश से लबरेज भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छूने में कम से कम 6 सीटों का यहां पर अंतर आ गया था। इस वक्त जो देखा जाए तो हरियाणा में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। किसानों ने लगातार यहां पर मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का खंडन भी किया और उसी का आधार ये रहा कि अब तक हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। अक्सर किस तरीके से देखते हैं, अंबाला में अनिल विज ने कहा कि मैं गृह मंत्री था, गोलियां चली, पैलेट गन चले, वाटर कैनन चले, वो सब हमारी सरकार के इशारों पर हुआ। कहीं ना कहीं मैं इस चीज से नकार नहीं सकता। तो क्या यहाँ पर जो दिग्गज नेता थे अब वो इस चीज का इंतजार करेंगे कि कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आए या फिर सरकार को बचाने का प्रयास करेंगे? देखिए कई चीजें दिनेश मुझे लगता है इसमें नजर आती है। आपने जिक्र किया अंबाला की उस घटना का, जब किसानों के बीच पहुंचे थे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और एक प्रकार से उन्हें घेर लिया गया, उनसे सवाल किया गया कि आपके काल में आप गृह मंत्री थे, पुलिस प्रदेश की आपके अधीन थी, गोलियां बरसाई गई थी किसानों पर जो दिल्ली की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। इस पर अनिल विज माफी मांगते नजर आए थे, कहते नजर आए थे कि हाँ मैं जिम्मेदार था, मैंने अपनी जिम्मेदारी तरीके से अदा नहीं की। तो देखिए दो चीजें मुझे लगता है मुख्य रूप से अनिल विज के उस बयान से नजर आती है दिनेश। एक ये कि अनिल विज ने अपने राजनीतिक भविष्य पर खुद से ही विराम दे दिया है, क्योंकि इस तरह के बयान देने का मतलब है कि वो अब आगे राजनीति में जाने का, राजनीति में अपने करियर को बरकरार रखने का विचार नहीं बना रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रकार से जो गलती उन्हें महसूस होती है उनके जो शासनकाल के दौरान रही होगी, उसे वो पूरी जनता के सामने स्वीकार रहे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अब ऐसी गलती नहीं होगी, मैं आगे मौका ही नहीं दूंगा, या मुझसे गलती हुई है और मैं आगे आऊंगा ही नहीं। तो इस तरह की चीजें नजर आती है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर मुझे लगता है अहम हो जाती है उनके इस रवैये से कि जो बयान उन्होंने दिया है वो उन्होंने जिम्मेदारी तो अपने ऊपर ली है, लेकिन वो यहाँ पर भाजपा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, गृह मंत्रालय का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर वो गृह मंत्री पद कर उस पद पर रहते हुए वक्त की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसकी जो जिम्मेदारी है वो भाजपा पर भी जाती है। अनिल विज का साफ तौर पर ये कहना कि मैं जिम्मेदार था, मैं अपनी भूमिका पर यहाँ कहीं ना कहीं निराश हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी तरीके से ज्यादा नहीं कर पाया। तो सवाल यहां पर अनिल विज ने कहीं ना कहीं भाजपा पर भी डाल दिया। किसानों ने जो सवाल दागे थे, किसानों ने जो कहीं ना कहीं बौछार की थी कि आपके काल में आप राज्य में थे, आप कहीं ना कहीं गृह मंत्री थे, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई थी, तो वो चीज अनिल विज ने उस बयान से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर डाल दी। ये चीज तो नहीं है कि अनिल विज ने जानबूझकर ऐसे किया, लेकिन उनके इस बयान से कहीं ना कहीं भाजपा गिरती नजर आ रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसान लगातार एमएसपी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, हरियाणा सरकार को धराशाही करने के इरादे से डटे हुए हैं और विपक्ष संपूर्ण तरीके से सहयोग कर रहा है। इसके साथ साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल से कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। 45 विधायकों का समर्थन उनके पास बताया जा रहा है। निर्दलीय विधायकों समेत यहां पर जननायक जनता पार्टी ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और संपूर्ण विपक्ष को अपना समर्थन देने की बात कही है। तो क्या दुष्यंत सिंह चौटाला एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आएंगे? जिस तरीके से उन्होंने मनोहर लाल खट्टर पर दूसरी बार जो सीएम बनने का ताज सजाया था, क्या अब उसी ताज को उतारकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर अन्य किसी कांग्रेस के दिग्गज नेता के सिर पर सजाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या जननायक जनता पार्टी को हरियाणा में दोबारा जीवंत कर पाएंगे? इन तमाम पहलुओं पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस तमाम जो घटनाक्रम है इस पर क्या राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।